अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवर बिंग्स। और आज जो हमारी एक सीरीज चल रही है मुसलसल फाइनेंशियल सेक्टर को पाकिस्तान के हम जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू और उसके बारे में केस स्टडीज रेडी कर रहे हैं अपनी व्यूअरशिप के लिए। तो इस सिलसिले में वी हैव गॉट CCRO ऑफ वन लिंक सुलेमान हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू सो मच आप आए हैं और हमें जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा रिगार्डिंग वन लिंक। तो सबसे पहले तो बिल्कुल हम देख रहे होते हैं कार्ड्स के पीछे और बैंकिंग के हमारे जो सारे ATM चैनल्स हैं वहाँ पे वन लिंक लिखा होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डजंट नो कि वन लिंक है क्या। इज इट अ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, या क्या इसका पीछे बैकग्राउंड है, अगर बताएं। बिल्कुल सही है। तो बैक इन 2003 ये आइडिया फ्लोट हुआ जब ATMs की जो है वो थोड़ी सी तादाद बढ़ना शुरू हुई पाकिस्तान में। ATMs 98-99 से आना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर ये होता था कि विथ माई ATM कार्ड आई कुड हैव ओनली यूज द ATM मशीन ऑफ माई बैंक। तो 2003 में एक आइडिया आया कि वी कैन यूज ATM कैश विड्रॉल सर्विस विथ इंटरऑपरेबल ATM। तो अब हम किसी एक कार्ड को किसी और ATM मशीन से भी पैसे निकाल लें ताकि लोगों को आसानी हो। रात के टाइम पे इमरजेंसी भी हो सकती है, हॉस्पिटल के अंदर, या फीस और लेट पेमेंट्स के इश्यूज भी होते हैं। तो इस तरह की कैश की अवेलेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ये आइडिया था। तो 2004 में दो एंटिटीज इमर्ज हुई, एक एमनेट के नाम से और एक वन लिंक के नाम से। ठीक। वन लिंक जो है वो बाय मैंडेट स्टेट बैंक के ये पाकिस्तान के तमाम बैंक्स को कनेक्ट करती है। एक लेटर गया और कहा कि इफ you want to come as the company owner, so you can join the board of one link। तो 11 बैंक, तो ये प्राइवेट एंटिटी थी। ये एक गारंटी लिमिटेड का स्ट्रक्चर था, जैसे एक जमाने में कराची स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लिमिटेड। सही क्योंकि इट वाज अ पब्लिक सर्विस एंटिटी। तो कमर्शियल और प्रॉफिट टेकिंग जो उसके टारगेट्स हैं उससे ज़्यादा जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि पब्लिक को सर्व करे ये कंपनी। तो बैक इन 2004 ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 11 बैंक्स के साथ, जो उस वक्त इंटरेस्टेड 11 बैंक्स थे। अब उनमें से कुछ बैंक्स का जो है मर्जर एंड एक्विजिशंस की वजह से अब जो है चेंज हो गया, लेकिन 11 बैंक्स अभी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। तो ये 11 बैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पास उनकी जो रिप्रेजेंटेशन आती है, नॉमिनेशन आती है कि उन बैंक्स में से कौन CXO लेवल पे जो है वो हमारे बोर्ड पर आएगा। ठीक। मतलब ये 12-11 बैंक्स जो है वो मिला के ओनरशिप इन सब की है और वो वन लिंक है। ओनरशिप 11 बैंक्स के पास है, बिल्कुल इक्वली जो है डिवाइडेड है ओनरशिप इन 11 बैंकों के पास। और इन्हीं में से कोई CEO होता है, जैसे अभी नजीब अकरम साहब हैं, तो उनका CEO की सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो ये है कि उन डायरेक्टर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ओनर को। सही है। CEO जो है वो इस कंपनी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये हायर होते हैं। जो नजीब अग्रवाला साहब हैं, ये 2016 में इनकी हायरिंग हुई एज अ CEO ऑफ वन लिंक। सही है। और नवंबर 2016 से ही इज पार्ट ऑफ वन लिंक। सही है। तो अगर अब इसमें मैं गलत ना समझाऊं तो वन लिंक जो है वो बेसिकली तमाम बैंक्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, इनके नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रही है। और अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ है कि क्या उनकी पेमेंट्स आप मैनेज कर रहे हैं? जैसे अगर हबीब बैंक से किसी ने जो है वो ट्रांजेक्शन की है, उसके ATM से ट्रांजेक्शन की है, लेकिन उसका जो कार्ड था वो मीज़ान बैंक का था, तो मीज़ान बैंक जो है वो पैसे आपको देगा या डायरेक्टली वो हबीब बैंक को ही जो है वो आपस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो ये क्लियरेंस का फंक्शन है। यही वजह थी कि इसको एक रेगुलेटेड एंटिटी बनना था, क्योंकि ये क्लियरेंस का काम जो है वो आप किसी को भी ऐसे नहीं दे सकता है ये वाला काम, क्योंकि आप बैंक्स के नॉस्ट्रो अकाउंट्स के ऊपर जो है आपके पास एक्सेस आ जाता है। तो आप डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं किसी भी बैंक को। बिल्कुल। तो पर्पस यही था कि ये एक एंटिटी जब बनी तो इस एंटिटी का बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये कि बैंकों के जो डिजिटल पेमेंट का भी सिर्फ ATM का जो इंस्टेंस है वो एक सेंट्रल क्लियरिंग के हाथ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, जो सेटलमेंट है उसका वो स्टेट बैंक के हाथ में है।
Okay. तो जो कि स्टेट बैंक का RTGS सिस्टम है वहाँ सेटल होता है। ठीक तो है। हम ये कर रहे होते हैं शुरू से ही कि हम क्लियरिंग डेली करते हैं और अपनी रिपोर्ट क्लियरिंग की जमा करा देते हैं स्टेट बैंक को, ठीक है। और वहाँ पे हर बैंक का जो अकाउंट है वो सेटल हो जाता है। सही है, ठीक है। तो इसको मैं समझ गया। अच्छा, फिर उस टाइम पे ये सिर्फ ATMs के लिए आया था, बाद में फिर ये डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आ गया। तो 2004 में ये कैपेबिलिटी जब आई कि OneLink के बैंक्स जो मेंबर थे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ATMs के थ्रू, और फिर मूविंग फॉरवर्ड 2007 में पाकिस्तान मेरे ख्याल में 7वां मुल्क था इस दुनिया का जिसने IBFT की सर्विस, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर की सर्विस, उस वक्त क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग का इतना रिवाज नहीं था बिल्कुल, और मोबाइल बैंकिंग का तो तस्वुर ही नहीं था क्योंकि स्मार्टफोन्स तो आए ही नहीं थे 2007 में दुनिया में कहीं भी। तो जो आई गेस कि शायद एप्पल ने लॉन्च किया था सिर्फ जो उनका जो पहला वर्जन था 2007 में सिर्फ वही आया था। ये हम बात कर रहे हैं 2013 की, 2007 तो जब IBFT हमारी लॉन्च हुई है। तो पॉइंट ये है कि उस वक्त स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन बैंकिंग का कोई तस्वीर नहीं था, बैंक में जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ता था और वो IBFT का, उस वक्त IBFT सिर्फ ये हो सकती थी कि हम ATM कार्ड को सिर्फ अपने बैंक के ATM मशीन पे जाके वहाँ पे फंड ट्रांसफर की सिलेक्ट करते सर्विस और अपनी बैंक को सिलेक्ट करके उसका अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए डालते हैं और फिर वो फंड ट्रांसफर हो सकता है, बट फैसिलिटी वाज देयर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 2007 के बाद में हमने बिल पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया। ठीक है। इन द मीन टाइम क्योंकि हम कार्ड्स के अंदर ATMs के साथ तो ऑलरेडी आ चुके हुए थे, तो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, जैसे वीजा मास्टर कार्ड के साथ। कुछ बैंक्स होते हैं कि जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है। तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमने वीजा और मास्टर कार्ड के इशू करने के लिए उन बैंक्स को वीजा और मास्टर कार्ड के साथ एक अपने आप को इंटरमीडियरी एक सर्विस लॉन्च की कि हम होस्ट बन गए वीजा की सर्विस एक्सटेंड करने के लिए कि वो बैंक्स कार्ड इशू करें हमारे थ्रू वीजा के, ठीक है, और अपनी ट्रांजैक्शंस को राउट करें हमारे थ्रू। जो बैंक्स हमारे थ्रू कनेक्टेड नहीं है वो डायरेक्टली वीजा के साथ राउट करते हैं या मास्टर कार्ड के साथ राउट करते हैं और दूसरी इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स के साथ राउट करते हैं। लेकिन जो बैंक्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो ट्रांजैक्शन की राउटिंग हमारे थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये साथ में एक सिलसिला चलता रहा कि पहले हमने एक इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम को कनेक्ट किया, फिर हमने दूसरी इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम को कनेक्ट किया। तो इनिशियली हमने जो बिजनेस स्ट्रक्चर शुरू के 5-7 सालों में खड़ा किया वो उसमें एक ATM की सर्विस थी, दूसरी जो थी वो हमारी पेमेंट स्कीम्स थी। ठीक है, ये इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स की सर्विस को हम एक्सटेंड कर रहे थे टू द इशूअर बैंक्स। फिर IBFT थी जिसका वॉल्यूम बहुत कम था क्योंकि फंड ट्रांसफर करने के लिए कौन ATM पे जाए, और इट वाज इजियर के चेक लिख दिया और आगे बढ़ गए। और फिर हमने लेटली एक सर्विस लॉन्च की विच वाज बिल पेमेंट सर्विस। बिल पेमेंट सर्विस पे वन बिल उसका नाम नहीं था, उसको हम BPS कहते थे। ओके। और बिल पेमेंट सर्विस को हमने जब मैंने OneLink ज्वाइन किया, आई रिमेंबर दैट के 2016 में when I was in my first few days of OneLink, तो जब मुझे पता चला कि हमारे पास 46-47 बिलर्स हैं और मैं अपने जब कराची में बिल पे करता हूँ बिजली का, तो वो हाईली लाइकली कि जिस बैंक के पोर्टल से करता हूँ पीछे शायद OneLink की वजह से वो बिजली का बिल जो है वो पे हो रहा होता है, या PTCL का जब बिल पे कर रहा होता हूँ अपनी लैंडलाइन का या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, तो पीछे से मोस्ट लाइकली उन 45 बिलर्स में से OneLink की कनेक्टिविटी हो। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं थोड़ा बायर रहकर आया था कि ये 45 बिलर्स थोड़े से कम है। और फिर हमारी जो टॉप मैनेजर, आपने कब ज्वाइन किया है OneLink? 2016। Okay, I joined them in 2016 as first head of internal audit, क्योंकि PSO PSP का लाइसेंस जब हमें 2015 में मिला, PSO PSP का लाइसेंस है पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक रिजीम है जो OneLink और OneLink जैसी दूसरी कंपनीज के लिए स्टेट बैंक ने 2015 में इंट्रोड्यूस कराई थी। इस रिजीम के तहत
हमें अपने आप को फॉर्मली स्ट्रक्चर करना था। ओके, ठीक है। और फिर हमें रिस्क मैनेजमेंट और हमें जो है वो इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस का डिपार्टमेंट, ये सारी जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा हमारा जो है बोर्ड का फोकस एक्सपेंड हुआ। सही। और जब इंटरनल ऑडिट लॉन्च हुआ तो आई वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो आई रिव्यूड द कंपनी पोर्टफोलियो व्हेन आई जॉइन्ड देम। उसमें ये सारी बातें मेरी मालूमात में आई। तो हमारी टॉप लीडरशिप जो है वो 2017 में मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की वजह से कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए कभी एक टर्की का एक विजिट किया और एक मलेशिया का विजिट किया। मलेशिया में हमारी जैसी कंपनी है पेनेट के नाम से। सही है। तो उस वक्त तक 2016 से 2017 के एंड में हमने बहुत जान लगा के 45-46 बिलर्स जो हमारे बिल पेमेंट्स पे थे उसमें एक्सपेंड करके 72 बिलर्स कर लिए थे। वी कंसीडर्ड इट अ मेजर अचीवमेंट। जहाँ कहाँ 2004 से एक कंपनी शुरू हुई है और 2016 तक उसके 45 बिलर्स थे और कहाँ एक साल में वो 72 हो गए। तो हम बड़े खुश थे। लेकिन जब मलेशिया में जो हमारी जैसी कंपनी है पेनेट, उसकी टॉप लीडरशिप से हमारी लीडरशिप, हमारे कुछ डायरेक्टर्स और हमारे सीईओ की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपके पास कितने बिलर्स हैं। तो उन्होंने बताया हमारे पास तो कोई 3-3.5 हज़ार के करीब बिलर्स हैं। तो अच्छा, इस बिलर से क्या मुराद है? बिलर्स का मतलब है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जो अपनी बिल कलेक्शन या फी कलेक्शन के लिए, चार्जेस की कलेक्शन के लिए एक इनवॉइस जनरेट करे और इस इनवॉइस को बैंकिंग चैनल पे अपलोड कर दिया जाए। उसमें कोई कराची का स्कूल भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है, कोई आपका किराने वाला भी हो सकता है, वो अगर उसका बिलिंग है। सही, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्कूल से लेके चैरिटी तक, यूटिलिटी कंपनी से लेकर टेलकोस और आपके मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं मुख्तलिफ एवेन्यूज में, वो सारे ये काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कॉर्पोरेट से लेके आपके B2B की पेमेंट्स के लिए भी इनवॉइस जनरेट हो सकती हैं। तो फिर कोरियर कंपनीज जो आपका डिलीवर करती हैं वो भी ये सारे काम कर सकती हैं। अच्छा, जब ये पता चला तो वी अंडरस्टूड देयर मॉडल के ये काम किया कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जैसी कंपनी है तो दे डोंट हैव, मलेशिया बीइंग अ लेस वॉल्यूम बेस्ड इकोनॉमी और वहाँ पे कंट्री साइज भी इतना ज्यादा नहीं है जितना पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बट मैसिव टूरिज्म है वहाँ पे पाम ऑयल की वजह से उनके पास एक नेचुरल एक उनकी एक वो भी है, एसेट भी है। फिर इसके अलावा उनकी इकोनॉमी, अब डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इट्स अ वेरी स्मार्ट कंट्री टू बी। वहाँ पे जब उस मॉडल को समझा तो वी इंट्रोड्यूस द सेम कॉन्सेप्ट है। तो वी इंट्रोड्यूस सम न्यू पार्टनरशिप मॉडल और वो था बिलर एग्रीगेटर का मॉडल। ठीक है। तो अब आप, मैं या मेरे जैसे आप जैसे कोई और लोग एक कंपनी बनाते हैं। सही है। और हम कहते हैं कि भाई वनलिंक जो है वो तो हर गली मोहल्ले में जाके स्कूलों से नहीं बात कर सकती, बिल्कुल ठीक है, या चैरिटी नहीं रिसीव कर सकती। सही है। लेकिन हमारे पास ये लोग वॉलंटियर्स या एम्प्लॉयज की शक्ल में हैं और हमारे पास एक नीश होगी कि हम मिसाल के तौर पर नॉर्थ पंजाब को टारगेट करें, या हम कराची की साउथ को टारगेट करें, सही है, या हम KPK के अंदर जो है वो अब जो पहले फाटा एरिया था हम वहाँ उसको टारगेट कर देते हैं और हम वहाँ से ऐसी एंटिटीज को डिजिटल करें कि जो इस वक्त कैश के ऊपर चल रहे हैं और कैश के मसाइल बहुत हैं। सही है। मिसाल देता हूँ आपको, कराची का एक बहुत पुराना और बहुत ही रिप्यूटेड बिजनेस स्कूल है, उसके डीन से मेरी एक मुलाकात हुई। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रोड्यूस प्राइम मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान, प्रेसिडेंट्स इन पाकिस्तान। सही। तो वहाँ के एक डीन से 2018 में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सिंस द डे वी हैव स्टॉप्ड कलेक्टिंग फीस इन कैश, तो हमारी इक्विटी में इतनी बेहतरी आ गई है कि हमारे पास जब फीस कैश की शक्ल में आती थी तो हमारे पास हमारे अकाउंट्स में मैक्सिमम कैश जो हिट हुआ था वो सिर्फ 100 मिलियन रुपीस का था, 10 करोड़ का। सही है। लेकिन जब से हमने अपने आप को ऑटोमेट कर लिया और पेमेंट्स को हमने कुछ वन बिल के थ्रू, कुछ हमने दूसरे तरीकों से जो है वो हमने डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर लेकर आ गए हैं, तो द साइज ऑफ हमारा बैंक अकाउंट है वो 10 फोल्ड्स बढ़ गया है। और
इसमें आपका प्रोसेस इम्प्रूव हो जाता है। तो डिजिटल पेमेंट्स इज ऑल अबाउट मेकिंग एफिशिएंसी सही है एंड मेकिंग योर लाइफ ईजियर। आपने एक पेमेंट खड़ी की और उस पेमेंट का आपने एक अपने पास अपने रिसीवेबल खड़ा किया और आपने उसकी इनवॉइस जनरेट करके जिस पार्टी से आपने लेनी है आपने वो उसको भेज दिया। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज जैसे कराची इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या वापडा का लेस्को का हेस्को का बिजली का बिल है, तो ये वैसे ही है कि आपने इस दिन तक नहीं दिया तो आपके ऊपर लेट पेमेंट की चार्ज है, और लेट पेमेंट की भी एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपने नहीं दिया तो दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल कट ऑफ द कनेक्शन। तो द प्रोसेस गेट्स स्मूथ, द प्रोसेस गेट अंडरस्टूड बाय एवरीवन। अब मेरे आपके बहुत सारी शिकायत होंगे बहुत सारे बिलर्स के साथ, लेकिन ये शिकायत नहीं है कि जो हम मेरे जैसे लोग जो अब बिजली का बिल अपने बैंकिंग चैनल डिजिटल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जमा करा रहे हैं, ये शिकायत नहीं है कि मेरे पास बिजली का बिल आता नहीं है टाइम पे। अब मेरे पास वहाँ पे अपलोड हो जाता है और मेरे पास लेट पेमेंट की डेट भी आ जाती है, लास्ट पेमेंट डेट आ जाती है, और फिर इट्स माय कंप्लायंस विद द। अगर मुझे जैसे बंदे को देखे तो इन लास्ट 5 years मेरे 5 भी नहीं, खैर माय फादर बेसिकली ही वाज अ बैंकर। अच्छा। he retired as a AVP in Allied Bank। अच्छा। तो जब तक वो बैंक में थे तब तक जो है, बल्कि उससे पहले भी 2018 से लेके अब तक आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी कोई बिल जो है वो पे किया हो फिजिकली जाके, या मेरे घर पे बिल भी आया हो। ई सब्सक्रिप्शन बिल के अलावा सोचें, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू विजिटेड एनी बैंक ब्रांच? मैंने तो पता नहीं कितना अर्सा हो गया मैं तो पे मुझे याद है, इसलिए कि मैं जिस 2 साल के लिए आई वाज इन इस्लामाबाद, तो जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल उस वक्त कनेक्ट हुआ नहीं था, हालांकि स्कूल बड़ा था काफी। तो 2015 में वाज द लास्ट टाइम आई विजिटेड बैंक ब्रांच जस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूल फी, और उसके बाद से वो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया और फिर वी मूव टू कराची। तो यहाँ वो बात। अच्छा, हम ठीक है, हम उस पर अभी बात ही कर रहे हैं, तो कैशलेस उस पर अगर हम बात करें, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा तबका रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर अगर आप जाएं तो बैंक्स के बाहर जो है वो लाइनें लगी हुई होती हैं बिल पे करने के लिए। खासतौर पर 1-2 तारीख को हालांकि बिल जो है 25-30 हज़ार के आते हैं, उनके लिए सिक्योर भी नहीं है कि वो लाइनों में खड़े रहें। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर हम उसको देखें तो बाहर धूप में लाइनें लगी हुई होती हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स डजंट हैव द फैसिलिटी के जो है वो उसको अंदर की तरफ करें, ना ही कर सकते हैं इतनी बड़ी जो है इसको। तो उसको अवेयरनेस किस तरीके से जो है वो OneLink का ये डोमेन है या ये OneLink का डोमेन नहीं है? हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हो। अब इसके लिए OneLink ने अपने आप को B2C के फोरे में लाने का भी फैसला कर लिया है। तो हम एक सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। ग्रेट। जिसमें हमारे तमाम बिलर्स जो इस वक्त 2400 अप्रॉक्सिमेटली, बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही हैं, तो उस सारे बिल्स की पेमेंट, उन 2400 बिल्स की पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करी जा सकती है। अब जो बैंक का जो तबका है, एक तो बैंक्स के अंदर बैंक अकाउंट होल्डर्स की तादाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। मसला एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। आई गेस के वो लेटेस्ट नंबर स्टेट बैंक की हमारे पास जो रिपोर्ट है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो इफ़ आई वुड से एनी नंबर वो थोड़ा सा ज़्यादा पुराना होगा, क्योंकि लेटेस्ट जो नंबर्स हैं परसेंटेज कुछ आइडिया हो सकता है। हमारी जो बैंकेबल पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% का मुझे याद आ रहा है, विच इज़ अ माइन्यूट नंबर। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं इन अकाउंट होल्डर्स के तौर पे मौजूद हैं, द लेवल ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस दे आर कमिटिंग इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस। वो ट्रस्ट लेवल पे ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स कोविड के बाद से जनरेट होना शुरू हुए हैं, दे आर अनप्रेसिडेंटेड। और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि 2017 में जब कोविड का हमें नाम ही नहीं पता था, तो 2.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का हम थ्रूपुट करते थे साल में। 2017 में सही, जो कि 2022 के 2022 का जो ईयर एंड हमने किया वो हमने अप्रॉक्सीमेटली 29 ट्रिलियन का किया। अब इसमें 10 टाइम्स से भी ज़्यादा का फ़र्क है। कहाँ 2017 में 2.7 ट्रिलियन और कहाँ 29 ट्रिलियन। ये आप मुझे टोटल बता रहे हैं? जितना
पैसा वन लिंक के पाइप्स के थ्रू हुआ है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया है, चाहे वो एटीएम है, वो बिल पेमेंट है, वन बिल है, XYZ कोई भी IBFT, ये सब कुछ है, सारा कुछ मिला के। अच्छा, इस साल हमारी प्रोजेक्शन ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर 42 ट्रिलियन प्लस वैल्यू को जो है प्रोसेस कर रहे होंगे, विच इज मोर देन 1/3 ऑफ द GDP ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ से बढ़ते हैं, अब आते हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम पे, यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी जनरेट हो रही है। ये वो दो नंबर्स हैं कि जो अभी एक वैल्यू का नंबर मैंने आपको दिया और एक वॉल्यूम का नंबर जो है आपके सामने रखता हूँ। ये पाकिस्तान के पोटेंशियल को आपके सामने खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज in the nations, among the nations of the world, कि जो अगर सही से टैप कर लें फाइनेंशियल इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को, और उन लोगों को जो अभी बैंक अकाउंट होल्डर नहीं है वो जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं लेकिन अभी तक चेक बुक के अलावा ट्रांजैक्शंस को नहीं करते, इनको अगर हम डिजिटल पोर्टफोलियोज में लेकर आना शुरू हो जाएं, और वो आ भी रहे हैं, आहिस्ता नहीं तेजी से आ रहे हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं बहैसियत कौम के। अच्छा, जो वॉल्यूम है 2017 में 420 मिलियन ट्रांजैक्शंस एक साल में हमने की थी। 420 मिलियन। आज की अगर हम बात करें 2023 में व्हाट वी प्रोजेक्ट, हमारी प्रोजेक्शन के हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ट्रांजैक्शन से ज़्यादा एक साल में 3.5 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस से ज़्यादा करेंगे एक दिन में। मिसाल के तौर पे एक दिन में हमने जो अभी हाईएस्ट IBFT का, सिर्फ मैं आपसे ATM की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे वन बिल की बात नहीं कर रहा, IBFT विच इज़ अ स्टार प्रोडक्ट, सही है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जिसका यूजेज मासेस में है, वो अगर देखें तो एक दिन में हमने मोर देन 3.5 मिलियन ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। एक दिन ऐसा आया है हमारे पास कि जिसमें वो 3.5 मिलियन का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको ब्रीच किया। अच्छा, ये दो चीज़ें अगर हम देखें तो अब आप इमेजिन करते हैं कि हमारे डिजिटल कंज्यूमर्स की तादाद जैसे जैसे बढ़ती है, और आई मस्ट से कि जो सोशल मीडिया की एक्सपेंशन है, जिसमें टिकटॉक और जिसमें फेसबुक और जिसमें ट्विटर और व्हाट्सएप, इन सब की जो आप कहें बढ़ती हुई यूजेज है, उसने डिजिटल सेवी कर दिया है कस्टमर को। और अब गांव में बैठने वाले बंदे के पास भी मोबाइल है, उसको पता है डिजिटल, आपसे ज़्यादा ही शायद मोबाइल का यूज़र है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी वजह से अब वो बैंकिंग एप्स का यूज़र इंटरफेस भी बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, ईजी टू यूज़ होता जा रहा है, लैंग्वेज का बैरियर भी ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं बैंक से, उर्दू में भी हो, बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी अब जो है एप्लीकेशंस का जो है वो आना शुरू हो गया है। तो ये वो जगह थी कि जहाँ पे हम डायरेक्टली मासेस से टच में नहीं थे, लेकिन हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हम वन ऐप के नाम से एक सुपर ऐप जो लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके बाद हम खुद भी जब एंड कंज्यूमर के साथ टच में होंगे तो फिर हमारे लिए गेज करना और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा कि कैसे हम डायरेक्टली लोगों को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें जो है वो वनलिंक की हमने काफ़ी सारी बात कर ली, इसको मैं क्लोज करूँगा वनलिंक को कि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, ये जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं, इनकी कनेक्टिविटी भी आपके थ्रू हो रही है पाकिस्तान में, या फिर दे आर हैंडलिंग एट द ग्राउंड? मतलब अगर कोई हमारे पाकिस्तानी ATM मशीन्स हैं, उसमें लेट्स से कि एक वीज़ा कार्ड भी है, मास्टर कार्ड भी है, दोनों चल जाते हैं, तो वो एंटिटी क्या है? वो बैंक्स का काम है या आप लोगों का काम बैंक तक है? इसके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा है? ये बड़ा आपने पता कहाँ से ये सवालात बनाए, बट दे आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। आई मस्ट एक्नॉलेज के आपने बहुत ही काम के सवालात लिए हैं। इट्स माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू मीट यू। ये मैं कह नहीं सकता कि आपने अच्छी रिसर्च नहीं की, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो मास्टर कार्ड, वीज़ा या इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम जो दूसरी है, चाइना की UPI, जापान की JCB, ये 4 एंटिटीज़ हैं जिनके कार्ड्स पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। और ये कार्ड्स पाकिस्तान के तमाम ATM में जो पाकिस्तानी बैंक इशू करते हैं वहाँ चल सकते हैं। पाकिस्तान में
एटीएम में जो भी कार्ड चलेंगे, अगर वो एक बैंक का कार्ड उसी की एटीएम में चलेगा तो उसमें वन लिंक कहीं नहीं उसमें वन लिंक कहीं नहीं आएगा। लेकिन अगर बैंक चेंज हो जाएगा, एक बैंक का कार्ड दूसरे बैंक के एटीएम में चलेगा, चाहे वो किसी भी, तो बीच में वन लिंक आएगा ही आएगा। नहीं तो उसमें बैंक हैंडल करेगी मास्टर कार्ड को, या मास्टर कार्ड को भी आप डील कर रहे होंगे? तो उसकी राउटिंग जो है वो लोकल हो रही है। जो एटीएम की ट्रांजैक्शंस की राउटिंग है वो लोकल है। ओके उसमें वन लिंक की वजह से लोकल है, बिकॉज वी आर बेस्ड हियर, आवर सिस्टम्स आर बेस्ड इन पाकिस्तान, ऑल आवर एम्प्लॉइज आर बेस्ड इन पाकिस्तान, तो हम उसको लोकली राउट करते हैं एज पर द मैंडेट ऑफ स्टेट बैंक। अभी स्टेट बैंक ने 17 मार्च इस साल एक लेटर ये निकाला है कि जिसमें उन्होंने लोकल राउटिंग ऑफ द पॉस्ट ट्रांजैक्शंस की भी बात की है। तो अभी इंडस्ट्री इज ऑन द मूव। अच्छा, सही क्योंकि अभी पॉस्ट की ट्रांजैक्शन अगर इंटरनेशनल कार्ड की होगी, पाकिस्तानी कार्ड ही होगा, लेकिन वो स्कीम अगर बाहर वाली आईपीएस है, इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम का कार्ड, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप जिस बैंक अकाउंट आप अगर बैंक आपका पाकिस्तानी बैंक है, आप किसी बड़े आउटलेट पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, वो आउटलेट भी पाकिस्तानी है, उसका अकाउंट भी पाकिस्तानी बैंक में पाकिस्तान के शहर में है, पाकिस्तानी ब्रांच में है, अगर आप अपना इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम का कार्ड उसके पॉस में डालेंगे तो वो पॉस से पहले तो उठ के जाएगा क्लाउड पे। और वो क्लाउड से जो है वो जाएगा उस कंपनी के ऑथराइजेशन के पास कि ये पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन आई है, तो वो फिर आपके इशूअर बैंक के पास भेजेगा। इशूअर बैंक बताएगा हाँ जी ये पैसे जो हैं ये इन साहब के पास मौजूद हैं, ये ऑथराइज करनी है नहीं करनी है, तो वो रिस्पॉन्स देगा, वो उस पॉस मशीन पे रिस्पॉन्स आएगा अप्रूव्ड या रिजेक्टेड। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट की रीजन भी देता है कि इनसफिशिएंट फंड है या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। तो हमारी जितनी भी पीओएस मशीन्स हैं ये सारी की सारी कनेक्टेड हैं उस आईपीएस के साथ, इस तरह से नहीं, हाँ कनेक्टेड है। तो उसकी रीजन है क्योंकि अलाउ किया हुआ है हमने उन स्कीम्स को, विच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। नहीं वो कोई मसला नहीं, वो उन जैसे सारी दुनिया में आईपीएस के कार्ड चलते हैं वैसे पाकिस्तान में भी चलते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ने स्पेशली ज्योग्राफिकल जो आजकल की रीसेंट जियोपॉलिटिक्स है, इसके बाद से कुछ कंट्रीज ने अपने आप को लोकल राउटिंग के ऊपर लेकर आना शुरू कर दिया है। तो अच्छा, व्हाई डज पाकिस्तान नीड आईपीएस? मतलब किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम को पाकिस्तान में जरूरत क्या है अदर देन अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो लोकल ट्रांजैक्शन में क्या नीड है, चाहे वो पीएस हो एटीएम? ये भी अच्छा सवाल है। तो आई वुड से व्हाई नॉट। पहला तो मेरा व्यू ये होगा, बीइंग अ वेरी हार्डकोर पाकिस्तानी, आई वुड से कि हम लोग 1990s के शुरू में जब पाकिस्तान में पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए थे और बाद में फिर डेबिट कार्ड्स आए, तो वी डिडंट हैव दिस टेक्नोलॉजी विद अस। हमारे पास ये सिलसिला नहीं था बिल्कुल। फिर ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी की तादाद कम है जो पाकिस्तान से बाहर जाती है, अच्छे खासे पाकिस्तानी बिल्कुल जाती है, कुछ नहीं तो उम्रा और हज करने तो जाते हैं। और फिर वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाके बस ही गए उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनको हम कहते हैं। तो देयर इज अ मैसिव नीड के जो पाकिस्तानी हैं उनके कार्ड्स पाकिस्तान में भी चलें, उनके कार्ड्स बाहर भी चलें। तो आईपीएस की नीड तो वैसे है, हाँ बिल्कुल। अब वन लिंक ये कर रही है कि 2016 में हमने स्टेट बैंक की ब्लेसिंग्स के साथ डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम पहली पाकिस्तान में लॉन्च की, विच इज पेपाक। तो जब पेपाक लॉन्च हो गया तो द विजन ऑफ पेपाक वाज कि पाकिस्तान का हर कार्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पेपाक होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी स्कीम है। अब एक तरीका तो यह है कि हम बाय डिफॉल्ट वो हो बैंक वो करे, इफ यू आर डिमांडिंग फॉर द मास्टर कार्ड और वीजा किसी भी XYZ रीजन की वजह से। अब हमने एक तीसरा रास्ता भी निकाला है, और हमने तीसरा रास्ता ये निकाला है कि अगर आपको पेपाक नहीं भी चाहिए, अगर आपको कोई बाहर का आईपीएस वाला कार्ड चाहिए तो भी वो कार्ड पेपाक हो सकता है। अच्छा, और वो है को बैजिंग का सेटअप है कि एक ही कार्ड पे पेपाक भी होगा और इंटरनेशनल स्कीम का कार्ड भी होगा। उसका फायदा ये होगा कि लोकली आपकी पेपाक की रेल्स यूज होंगी, और अगर इंटरनेशनल चलेगा तो इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स की रेल चल रही होंगी। मिसाल देता हूँ, अभी
हमारे दोस्त जो हैं वो दुबई से आए, तो उन्होंने बताया कि चाइना यूनियन पे जो है उनका दुबई ड्यूटी फ्री के ऊपर डिस्काउंट स्कीम चल रही थी। आजकल यूपीआई बहुत पुश हो रहा है, वैसे पुश हो रहा है वहाँ पे स्पेशली। तो उन्होंने कुछ बताया कि इसका फायदा था, तो यहाँ के कुछ बैंक्स पेपाक के साथ यूपीआई को मैच करे हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। बैंक से कस्टमर्स उस डिस्काउंट का फायदा उठा पा रहे थे। सही तो ही वाज वेरी हैप्पी। ओके। तो पेपैक के पीछे जो आइडिया था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक डोमेस्टिक जो है वो स्कीम होनी चाहिए। देखें हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा बढ़कर तो कुछ भी नहीं। और एक इंटरेस्ट ये है कि जो बाहर ट्रांजैक्शन जाती है क्लाउड पे वेरिफिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए, उसकी एक सर्टेन डॉलर वैल्यू में एक फ़ी जो है वो इशूअर बैंक से ली जाती है। तो जो इशूअर बैंक है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी देता है। और आफ्टर रीसेंट इकोनॉमिकल टर्मोइल हमारे रेगुलेटर ने ये बात जो है वो ऑन द लेटर फॉर्मली इंडस्ट्री को लिख के दी है कि इट्स बेटर कि आपके तमाम पॉस की ट्रांजैक्शंस लोकली राउट हो, एक रिकमेंडेशन के तौर पे है। और इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव। इसका फायदा ये होगा कि हमारा प्रेशियस जो फॉरेन रिजर्व है वो थोड़ा सा बच जाएगा, हमारे मुल्क से अननेसेसरीली बाहर नहीं जाएगा। अगर एक ट्रांजैक्शन लोकल है तो उस लोकल ट्रांजैक्शन की फीस बाहर ना जाए, तो ये दैट वाज ऑब्जेक्टिव। ओके ठीक है। तो सर अभी पेपैक के क्या नंबर्स हैं, अगर कुछ पेपैक के नंबर बताएं, हाउ मेनी कार्ड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वन ऑफ द कोर एरिया जहाँ पे मेरा पर्सनल पैशन भी है। मैं देख रहा था आपके कुछ वीडियोस और लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट है। वन लिंक का ओवरऑल जो है ना वो एक आई थिंक अगर कोर वैल्यू में से अगर कुछ है तो एक वो हम गलत ना बोलूं तो पाकिस्तानियत जो है ना वो एक बड़ा एक कोर वैल्यू है जिसके अंदर यू गाइस आर पुशिंग इट अलॉट के जो है वो पाकिस्तानी सॉल्यूशंस, पाकिस्तानी स्कीम्स, पाकिस्तानी ब्रांड को ज्यादा जो है वो प्रमोट किया जाए। तो हमारी वैल्यूज हैं फिन पैल के नाम से, और उसमें जो फिन पैल में जो पी है दैट इज वैल्यू फॉर पाकिस्तान। हमारे पेपाक का जो एक टैग लाइन है वो है पाकिस्तानियत का पैशन। तो पेपाक जो है वो पाकिस्तान का पहला और अभी तक का वाहिद डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है। 10.6 मिलियन कार्ड्स हमने सितंबर 30 तक रिकॉर्ड किए हैं। 10.6 मिलियन और 40 इंस्टीट्यूशंस हैं जो पेपाक के कार्ड को इशू कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान में रिसेंटली हमारे पास फिनटेक के वो अतियब ताहिर साहब थे जी। तो ही मेंशन्ड समवेयर कि पाकिस्तान में अप्रॉक्स 42 मिलियन कार्ड्स हैं जो रोल आउट किए हुए हैं। ऐसे ही आउट ऑफ 10 अगर है तो दैट्स अ गुड नंबर, वन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से है कि आप इस तरह देखें कि उसमें 42 मिलियन में कुछ ऐसे हैं जो वेलफेयर कार्ड्स हैं। जो उन वेलफेयर कार्ड्स के अलावा अगर आप देखें तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 ऑफ द मार्केट। सही। अब 10.6 मिलियन कार्ड्स के अंदर एक ऐसी स्कीम जो कि 2016 में बनी और 2016 से शुरू हुई, पहला कार्ड निकला एंड ऑफ 2016 में जाके। सही। और अब जाके अगर इसके सिर्फ इन चंद सालों में कितने साल हो गए, 2016 से कुछ 7 साल हो गए। तो 7 साल में अगर हम इसको 1/3 पे लेकर आ गए हैं विद द विजन के आई एम वेरी कीन के टू सी के एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे पास पाकिस्तान का हर कार्ड पेपाक का होगा। उस पे अगर आईपीएस आना है तो वो को-बैच हो जाएगा। सही है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट बट इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट फॉर अ डोमेस्टिक स्कीम, स्पेशली कि इसको पाकिस्तानी कंपनी ही लेके आई है। अच्छा कार्ड्स तो देखे मेरे पास भी लेट्स से कि अगर मैं अपना रफ नंबर बताऊं तो मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, ठीक है ना। अब उन 4 कार्ड्स में से एक पैक भी होगा, मास्टर कार्ड भी होंगे, वीज़ा भी होंगे, तो वो ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड्स जो है, वॉल्यूम कितना है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन या ट्रांजिशन अमाउंट कितना है उस पर अगर हम नंबर्स हैं तो। I am happy on all your questions. It's also a wonderful question. तो हमारा जो रेशियो इन ट्रांजैक्शंस है विद पेपाक कार्ड ऑन ATM बेसिस वो बिल्कुल वैसे ही है जो कि IPS का एवरेज है। बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। लेकिन जो हमारा पोर्शन इन पोस्ट ट्रांजैक्शंस है वो बहुत कम है, और उसकी रीज़न ये है कि ये काफ़ी जो सोशल एंड इकोनॉमिकल पैराडाइम में जो काफ़ी लो वैल्यू पे
मासेस हैं, आमतौर पे इशूअर्स ने पेपा का कार्ड वहाँ पे इशू किया हुआ है, तो वहाँ पे पॉस की ट्रांजैक्शन पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन मेरे ख्याल में 5 से 8% के बीच में जो टोटल, अगर मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ, इफ़ यू गो इनटू एनी बैंक, आप उनको बोले बैंक अकाउंट खोलना है, तो जो कैटेगरीज हैं बैंक अकाउंट्स की, जो बिल्कुल बेसिक वाला कैटेगरी होगी ना, दैट इज़ वेयर द बैंक्स आर पुशिंग टूवर्ड्स द पेपैक कार्ड्स। ऐसा ही द रीज़न आई थिंक बिकॉज के ऑब्वियसली दे हैव टू पे सम फीस टू मास्टर कार्ड और वीज़ा, तो उसके अंदर जो उनके प्रीमियम अकाउंट्स हैं या मीडियोकर जो अकाउंट्स हैं, उनके अंदर दे आर फोर्सिंग कि वो मास्टर कार्ड एंड वीज़ा हो। बेसिक अकाउंट पे आओ, जैसे बेसिक सैलरी अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है, उसके अंदर पेपाक बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल रहा है। मैं वो 2-3 बैंक्स का अगर नाम ना भी लूँ, तो उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो पेपैक का कार्ड दे रहे हैं अपने बेसिक अकाउंट्स के ऊपर, विच इज दे आर कंप्लाइंग विद द रेगुलेटर्स सर्कुलर्स। रेगुलेटर ने स्टेट बैंक की तरफ से ये एक सर्कुलर आया हुआ है कि पेपाक इज द बाय डिफॉल्ट कार्ड फॉर ऑल द पाकिस्तान। अगर कोई अकाउंट खोलता है और वो अगर ये मेंशन नहीं करता कि उसको IPS का कार्ड चाहिए, तो उसको मिलेगा ही पेपाक। अच्छा, ये हो चुका है? ये हो चुका है, ओके, ठीक है, ये हो चुका है। अगर कोई ये नहीं कर रहा तो दैट गोज अगेंस्ट द रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब इसमें और भी चीज़ें हैं जो आप जिन फैक्टर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, इसके अलावा डिस्काउंट भी कम दे रहे हैं आप लोग। हमारे डिस्काउंट्स बिल्कुल कम नहीं है। मैं ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँ। अब देखें, जो दूसरी स्कीम्स के कार्ड्स के ऊपर जो डिस्काउंट नज़र आता है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है। हमारे डिस्काउंट्स, जैसा कि हमारा कार्ड अवामी कार्ड है, हमारे डिस्काउंट्स की नौइयत भी वैसी अवामी है। तो हमने अपने कुछ डिस्काउंट्स के लिए पार्टनरशिप के मॉडल के ऊपर गए हैं। आमतौर पे ये नहीं होता। आमतौर पे होता है कि एक बैंक अपने इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम के साथ मिलके एक लॉयल्टी प्रोग्राम, रिवॉर्ड प्रोग्राम निकालता है। एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक एवेन्यू को देख लेते हैं, किसी एक जगह किसी और वहाँ पे फिर उसके साथ मिलके वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डिस्काउंट लेकर आते हैं। फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह अपने डिजिटल मीडियम पे करते हैं। हमारा जो कार्ड है वो बहुत ही अवामी डिस्काउंट दे रहा है। सही है। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स के साथ हमारी जो डील है वो इस तरह के है कि सो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ मर्चेंट्स जहाँ पे हमारे जो डिस्काउंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा चलने वाले आपके फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, वहाँ पे आप जाएं तो आप सिर्फ पेपाक के कार्ड को शो करके और उस जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी ऐप के ऊपर जाके QR कोड को आप स्कैन करें, आप उन डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। तो दे आर मोर देन 28,000 मर्चेंट्स। तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बर्गर्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ाज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा फैशन रिटेल आउटलेट में, जेंट्स में, ख़वातीन में जो कपड़े बेचने वाले ब्रांड्स हैं वहाँ पे। फिर अब जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है वो है आपको टू ऑफ द टॉप एयरलाइंस जो पाकिस्तान की हैं, उनके आप 10% के ऊपर जो है टिकट्स के ऊपर डिस्काउंट्स ले सकते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो सारे कार्ड्स पे अवेलेबल हो गए हैं पेपाक के। हमने जब शुरू किया था तो ये एक ऑप्ट इन हमारा जो था एक लॉयल्टी प्रोग्राम था जो हमने ख़त्म कर दिया है। फ्रॉम दिस October 1st हमने पेपाक रिवॉर्ड्स के नाम से एक नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराई है कि सारे पाकिस्तान के 10.6 मिलियन कार्ड जो हमारे थे और वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर ये सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, राउंड द एयर अवेलेबल हैं। आप रोज़ जाके वहाँ से बर्गर्स जो हैं वो बाय वन गेट वन के मॉडल के ऊपर ले सकते हैं। आप रोज़ के हिसाब से PI के टिकट बुक कर सकते हैं 10% के ऊपर। तो दिस इज़ हाउ वी आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। फिर इसके अलावा कोई भी कार्ड मेरी लिमिटेड नॉलेज में इस तरह से नहीं दे रहा कि आपके सारे IPS के कोई एक ब्रांड उठ के खड़े हो के पाकिस्तान के जितने भी हमारे ब्रांड के कार्ड्स हैं उनके ऊपर हम लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं।
नहीं, पे पाक के ऊपर आपके तमाम कार्ड्स के ऊपर अब लाइफ इंश्योरेंस आ गई है। और इसके अलावा कुछ और हमारे जो हैं वो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं जो जिसकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो यू मे वांट टू हाईलाइट इट इन योर। अभी क्या अगर मैं बोलूं नेक्स्ट 5 years के अंदर क्या प्लान है पे पैक के हवाले से? पे पैक के बारे में हम 2 काम करने जा रहे हैं। एक जो रिसेंट हमारे इनिशिएटिव में वो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम इसको अभी जैसा मैंने आपसे कहा चाइना यूनियन पे के साथ तो ये को बैच ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब हम इसको बाकी 2 मेजर स्कीम्स के साथ, स्पेशली हमारा जो मास्टर कार्ड के साथ अरेंजमेंट है वो वी आर टारगेटिंग के इंशाल्लाह वेरी सून हम पहला जो मास्टर कार्ड का जो को बैच कार्ड होगा पे पाक के साथ वो इफ नॉट एंड ऑफ Q4 Q1 के शुरू के अंदर हम इसको निकाल लें। ठीक है, तो पहला काम तो ये होगा। सही है। दूसरा काम हम जो ये करने जा रहे हैं वो है ई कॉमर्स इनेबलमेंट। अभी आप मेजर ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर अगर आप जाते हो उनके ऐप्स पे या उनकी वेबसाइट्स पे, तो आपको पे पाक की विजिबिलिटी इतनी नहीं नज़र आएगी, लेकिन आपको पे पाक की विजिबिलिटी पाकिस्तान के टॉप ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर अनकरीब नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये एक मेजर हमारा रुकावट थी इसकी प्रोलिफरेशन में स्पेशली। लेकिन अगेन मेरा एक कंसर्न ये है कि पेपैक हो या कोई भी हो पेमेंट स्कीम्स जो हैं दे आर नॉट फोकसिंग ऑन माइक्रो लेवल जो आपकी इनेबलर्स हैं या माइक्रो लेवल के आपके जो काम चल रहा है ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हैं, लेकिन ये घर पे बैठी एक जो खातून है उनकी वेबसाइट के ऊपर क्यों जो है वो इनेबल नहीं हुआ IPS, और वो क्यों उसके लिए इतना मुश्किल प्रोसेस है कि वो जाए, मतलब एक खातून है वो घर से बैठ के अपना काम चला रही है, जोड़िया बाजार से सामान ला रही है, उसके लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क है कि वो जाए और पता करे कि वनलिंक कैसे काम करेगा, पे पैक किस तरीके से इंटीग्रेट हुआ, मैं किस तरीके से जाके उसके अंदर API अपने इन्वॉल्व करूंगी। तो वाई नॉट अ स्मार्ट सोल्यूशन के जो इस चीज़ को टारगेट करे। ये अब आप जो सवाल कर रहे हैं इसका ताल्लुक हमारे इकोसिस्टम से है, हमारा पूरा जो माहौल है इससे ये रिलेट करता है। सही है। आप जब कोई चीज़, बहुत कम ऐसी पेमेंट्स हैं जो आप ऑर्डर करते हैं उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं। आमतौर पे कैश ऑन डिलीवरी है ज़्यादा काम होता है। अब कैश ऑन डिलीवरी की वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ एस्क्रो के अरेंजमेंट्स नहीं है। एस्क्रो अगर आप बिल्कुल लेमैन मैं आपको बताता हूँ, एस्क्रो की अरेंजमेंट ये है कि आपने जो ऑर्डर किया, आपने एक चीज देखी, आपको पसंद आई, आपने ऑर्डर किया, आपने उसकी पेमेंट कर दी, और वो सिर्फ आपको 4 दिन 3 दिन 2 दिन के अंदर आ जाए। अब धोखा होता है और धोखे की नौयत मुख्तलिफ है, ठीक है, या तो वो आता ही नहीं, सही है, ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है, या वो आए तो उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस क्वालिटी का प्रोजेक्ट किया जा रहा था। सही है, क्योंकि रिव्यूज लिखने वाले भी आमतौर पे SEO के नाम पे जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कि बहुत पॉजिटिव रिव्यू है, लेकिन चीज निकली नहीं है, बिल्कुल बेकार निकली। तो इस तरह की दोनों शिकायतों को अजाला करने के लिए एक होता है एस्क्रो का अरेंजमेंट। एस्क्रो का अरेंजमेंट भी देने वाली एक कंपनी होगी जो यहाँ पे इस वक्त तक मेरी नॉलेज में नहीं है। और ये एक बुनियादी रुकावट है कैश ऑन डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके ऑनलाइन पेमेंट्स को, यानी ऑनलाइन का मतलब है कि रिटेल की ऑनलाइन पेमेंट्स आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए करते हैं, जो कि सारी दुनिया का एक तस्वुर है। अब हमने कोशिश की कि एस्क्रो की अरेंजमेंट का कोई शुरुआत हो, कुछ बात बने। दिस इज़ वन मेजर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, तो एस्क्रो का अरेंजमेंट अगर किसी तरह से यहाँ किया जा सके, जो कि इस वक्त एडवांस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर है, तो एंटरप्रेन्योर्स शुड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एंड दे नीड टू रिव्यू एंड कंसीडर इट कि ये तो एक बड़ी विन विन डील है। यहाँ लेकर आएँ और उसको रजिस्टर कराएं और सिक्योर करें उस ट्रांजैक्शन को, कि जो ट्रस्ट का रिश्ता बायर और सेलर के बीच में थर्ड पार्टी की होने से होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ सर्विस मिनिमल चार्जेस के साथ थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन उसमें आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर हो जाएगी। और ये ट्रांजैक्शन का सिक्योर होने से ही वो वाला सेगमेंट जिसकी आप जिक्र कर रहे हो कि खातून जो है ई कॉमर्स का सेटअप चला रहे हैं, वैल्यू ऐड करके, पैकेजिंग करके या कुछ
छोटी मोटी रिफाइनमेंट करके जोड़िया बाजार से होलसेल मार्केट में कहीं से भी कोई चीज़ लाके वो अगर अपने ऑनलाइन स्टोर से या किसी भी मेटावर्स के या और किसी प्लेटफॉर्म पे उसके जाके बेचते हैं तो वो ट्रस्ट का रिश्ता उस जगह पे आएगा तो ये काम होगा। मैं भी रिसेंटली आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि एक लॉजिस्टिक कंपनी ने डाली हुई थी वो वीडियो आपके साथ कोलैब करके कि उसके अंदर घर पे जो है वो राइडर जो है वो डिलीवरी करने आया है, उस जो आपका रिसीवर है उसके पास किसी वजह से कैश नहीं है अवेलेबल, तो वो राइडर से जो है वो अपने वॉचर नंबर के थ्रू जो भी उसका ट्रैकिंग आईडी होगी उसी ट्रैकिंग आईडी को वो वन बिल जो है वो क्रिएट कर देगा और वो वन बिल पे जाके पेमेंट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसके पास मैसेज आ जाएगा कि इसकी पेमेंट हो गई है, दैट्स इट, आपका काम खत्म हो गया। दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। उस पर भी इस तरीके से हो सकते हैं कि चलें ठीक है आप अपनी वेबसाइट पे इनेबल नहीं कर रहे हैं लेकिन यू आर समहाउ रजिस्टर्ड इन वन बिल सर्विसेज, तो आपको नहीं लगता कि वन बिल सर्विसेज भी डिजिटाइज होनी चाहिए कि भाई आप घर से बैठ के भी अगर अपना वन बिल का अकाउंट खोलना चाह रहे हो, छोटा मर्चेंट है कोई घर पे बैठ के एंटरप्रेन्योर है करना चाह रहा है तो वो भी होना चाहिए? ये आसान नहीं है, मुश्किल है। ये इतना ही आसान है कि जितना आसान बैंक अकाउंट खोलना है। आप बैंक अकाउंट खोलें, आपके पास एज अ कंज्यूमर बैंक वन बिल की सारी फैसिलिटी आ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको मर्चेंट बन के या बिलर बन के अपने आपको वन बिल पे लाना है तो उसके फिर कुछ कंट्रोल्स हैं और उसके कंट्रोल्स ये हैं कि हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। हमें पाकिस्तान को FATF से निकलने में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए तो हमें KYC AML वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा इज्जत देनी चाहिए। अब KYC का मतलब है नो योर कस्टमर, AML का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तस्वुर, फिर काउंटर टेररिज्म की जो हमारी गाइडलाइंस और इनिशिएटिव्स हैं कुछ उनको भी देखना चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ चेकलिस्ट बनाए हुए हैं कि अगर किसी को बिलर बनना है यानी पैसे लेने हैं, बिलर बनने का मतलब है पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्या काम करने के बाद आपको किस मॉडल किस वजह से आपको रिसीव करने की आज़ादी होनी चाहिए। आप इनवॉइस लेके सारे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट होल्डर्स को बता सकें कि मुझे इस इनवॉइस के अगेंस्ट में 1.5 लाख या 50,000 रुपए जो चाहिए क्यों चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्या सर्विस की वजह से, फिर आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं, आपका मैनेजमेंट का जो सेटअप है वो क्या है। बिल्कुल ठीक है, तो ये कुछ हमारे चेकलिस्ट सही है। अच्छा, ये मैं इस पे बिल्कुल लास्ट अपने सवालों की तरफ चलूं, नेक्स्ट मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले एक हाउ सिक्योर इज वन लिंक? वन लिंक इज हैंडलिंग बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो खुद उसका नेटवर्क कितना सिक्योर है? हम देखते हैं एमनेट खत्म हो गया, हम देखते हैं कि जो है वो निफ्ट का जो है वो थोड़ा सा एक इशू आ गया था सिक्योरिटी का। तो हाउ सिक्योर इज वन लिंक और क्या उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो किस तरीके से लोकली यूज हो रहे हैं या क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? आपने मेरा तारुफ कराया था तो मेरे नाम के साथ आपने CCRO, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये बता दूं कि मुझे क्यों नींद लेने के लिए हर्बल जो है वो टूल्स लेने पड़ते हैं और नींद के लिए और सुकून के लिए जो है मुझे, तो मेरा जो टाइटल है वो है चीफ ऑफ कंप्लायंस एंड रिस्क। सही। और साथ में मैं वन लिंक में कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी रखे हुए हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है इट्स पार्ट ऑफ माय डोमेन। और मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी टीम ने मोर देन मी एंड माय CEO, हमारी जो टीम है स्पेसिफिकली जो हमारी टेक्नोलॉजी की टीम और हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम्स हैं, इन्होंने इस काम को एक जॉब समझ के नहीं किया कि वन लिंक को सिक्योर करें। यही वो पाकिस्तानियत का पैशन है, ये जो हमारी वैल्यूज़ में रिफ्लेक्ट होता है, रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानियत, कि जिसको हमने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना के काम किया है। सही। बिलीव मी, ये नौकरी जो हम करते हैं इट्स नॉट अ नॉर्मल नौकरी जो हम करते हैं। जब मैंने वन लिंक में 2016 में आया था तो उस वक्त मेरा 14-15 साल का एक्सपीरियंस था जिसमें 9.5 साल मैं मुल्क से बाहर भी रहा हुआ था। तो आई वॉज नॉट यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ जॉब। आई यूज्ड टू हैव अ वेरी good white collar corporate life with good amount of family time and amount of salary is very important and that is what we used to work for. जब से वन लिंक आया हूँ तो ग्रेजुअली हमारी जो है वो
एक तो जो सूरत हाल हमने फेस की, इट्स नॉट लेस देन, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हमारी आर्म फोर्सेस को जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए दिन रात लगाते हैं, दे कैन नॉट बी मैच्ड एट ऑल, लेकिन इट्स नॉट लेसर देन देम। हमारी जो 24/7 की मॉनिटरिंग है, हमें ये पता चल रहा होता है कि व्हाट काइंड ऑफ साइबर थ्रेट्स वी आर फेसिंग, और इसका एक्सपोजर कितना है। खुदा ना खास्ता अगर एक बैंक जाता है तो व्हाट आई कैन से कि 27 मिनट में एक पाकिस्तानी बैंक 2018 के Q4 में जो है उसमें एक अटैक होता है, साइबर अटैक, और 6.3 या 6.6 मिलियन डॉलर वो जो कि उनके पास नहीं है, वो उनका एक्सपोजर खड़ा हो जाता है एक 28 मिनट में। हम जो है एक बैंक नहीं है, हम पाकिस्तान के तमाम बैंकों के साथ कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के बैंकों के साथ ही नहीं, हम पाकिस्तान के बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों से भी, जिसमें FBR है, जिसमें प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास, मैंने आपको कहा कि अराउंड 2400 बिलर्स हैं, जिसमें यूटिलिटीज़ हैं, टेलकोज हैं। तो अंडरस्टैंड के व्हाट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज खुदा ना खास्ता अगर हो तो हम कहाँ से कहाँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी की टीम्स ने जिंदगी का मिशन समझ के इस काम को किया है। और अब तक कोई अटैक हुए? देखें, अटैक एवरी सिंगल डे होते हैं, एवरी सिंगल डे मल्टीपल टाइम्स होते हैं। ये कहना कि अटैक नहीं हुआ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कहा जाए कि अटैक हुए लेकिन पेनिट्रेट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने एक बार नहीं कई बार अब तक इसकी जो है मुख्तलिफ इन्हेंसमेंट्स, इसकी मुख्तलिफ एस्केलेशंस करके वेरीफाई थर्ड पार्टीज़ के साथ हमारे पार्टनर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, स्टेट बैंक रेगुलेटर के तौर पे होता है। तो ये एक पूरा फैसिलिटेशन का अगर अरेंजमेंट ना हो तो शायद हम खुद वो अचीव ना कर सकें। है भाई, हम आपकी पेमेंट्स कहीं नहीं जा रही। सर, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय लास्ट टॉपिक जो है ना, बिल्कुल रास्त was launched back in 2020 I guess 2019 में आ गया था। रास्त वर्सेस IBFT, मतलब एक फ्री सर्विस है एंड एक पेड सर्विस है। ऑब्वियसली टू वही वाली बात है, सिक्योर करना है नेटवर्क को, इतने बड़े नेटवर्क को चलाना, इट नीड सम कॉस्ट टू ऑपरेट। तो रास्ट को IBFT को क्या प्लान कर रहे हैं फ्री करने के लिए? रास्ट की थोड़ी अगर मुझे आप हिस्ट्री बताएं, हाउ डिड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसके पीछे कौन सी बॉडी एंटिटी थी या किस तरीके से इसका आया? हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे इस बारे में बैक ऑफ कैमरा, तो उसको अगर थोड़ा सा उसको रिपीट करके बताना चाहता हूँ। तो रास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये दो बातों से ड्राइव होता है। हाँ। एक है माइक्रो पेमेंट गेटवे, MPG के कॉन्सेप्ट के बेस पे रास्त आया, इंट्रोड्यूस हुआ, और दूसरा है इंस्टेंट पेमेंट। OneLink जो है वो इंस्टेंट पेमेंट के बजाय एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर है। आपके पास, मैं आपको IBFT अगर करता हूँ तो मैसेज तो अभी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इट टेक्स अ लिटिल टाइम कि आपको आपके GL को तो अपडेट कर दिया, आपके बैंक को, आपके अकाउंट को, लेकिन वो जो ट्रांसफर है इट टेक्स अ लिटिल टाइम। ठीक है, वो दिन में जब सेटलमेंट की साइकिल चलती है तो वो फुल एंड फाइनल चलेगा। एब्सोल्युटली, मल्टीपल टाइम्स अगर चल रही है तो मल्टीपल टाइम चलेगा, तो उसमें जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वो बैंक ऑप्ट ही नहीं करता मल्टीपल टाइम्स की सेटलमेंट की साइकिल सेटलमेंट में नहीं जा रहा, तो वो डे एंड पे हो जाएगा। तो चलें, ये तो हो गया IBFT। रास्त इज एन इंस्टेंट पेमेंट, आपने अभी की और अभी आपके पास पैसे आ गए। तो दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप्स। एक खड़ा है इंस्टेंट पेमेंट की बेस पे, और एक है जो कि नियर रियल टाइम बेस पे खड़ा। तो ये आइडिया और नीड क्या थी? आइडिया किसका था और नीड किसकी थी ये, मतलब? तो देखें, वी as OneLink welcome the initiative of रास्त with very warm hearts। ठीक है, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम अगर आधे घंटे के लिए भी अगर अनअवेलेबल होते हैं तो हम एक बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क क्रिएट करते हैं अनअवेलेबिलिटी का। सही है।
अब एटलीस्ट लोगों के पास एक बैकअप रास्ट की शक्ल में मौजूद है और रास्ट का बैकअप हमारी शक्ल में मौजूद है वनलिंक की शक्ल में। तो एक तो ये एक बात है कि अच्छा ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंट पेमेंट्स। ठीक है। और आपको हैरत होगी शायद कि यूएस के अंदर ये 2021 में या 20 में सॉरी 21 या 22 में ओके फेडरल रिजर्व जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसने इसको लॉन्च कराया। अच्छा, हमारे बाद लॉन्च किया? हमारे काफी बात किया है। अगर 2018 में शुरुआत हुई थी और 2019 तो ये यहाँ किसका आइडिया था? तो ये जो आया है ये स्टेट बैंक को अप्रोच किया था कुछ इंटरनेशनल फॉरेन बॉडीज ने और उन्होंने इसको फंडिंग के साथ इसको रिप्रेजेंट किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव किया। ये एक मेजर इनिशिएटिव है जिसमें डिजिटल पेमेंट्स का इकोसिस्टम नेक्स्ट लेवल पे जाने की भरपूर अहलियत रखते हैं। अब वनलिंक और रास्ट जो है आपस में एक कोलैबोरेटिव मॉडल के ऊपर यूज केसेस को वन बाय वन उठा के मार्केट में लेकर आ रहे हैं। वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो रिटेल पेमेंट्स का जो सेटअप है जिसमें हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि सर्दियों में कीनू खरीदें या गर्मियों में आम खरीदें, तो हम उस फल वाले को भी जो है या तो RTP एक मैसेज के थ्रू पुल पेमेंट वो कर लें हमसे या हम QR कोड को स्कैन करके जो है वो पेमेंट कर दें। तो ये इन दोनों मॉडल्स को यूज करते हुए काम हो जाए तो इट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इंशाल्लाह विद। तो ये रास्ट को फिर कौन देख रहा है अभी? रास्ट को इस वक्त स्टेट बैंक देख रहा है। तो इसलिए ही ये इस वक्त एक आपने जिक्र किया कि एक फ्री सर्विस है। जहाँ तक IBFT की बात है, IBFT कैन नॉट बी अ फ्री सर्विस क्योंकि इसको फंडिंग नहीं मिलती और इसको सिक्योर रखने के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो देनी पड़ती है सिक्योरिटी के लिए। इसके लेकिन आपको नहीं लगता फीस अब तो खैर कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी भी स्टिल आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी ज़्यादा है? अच्छा, इन टर्म्स के अगर मुझे लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो 120 समथिंग कुछ ऐसे ही करना पड़ता है। अब मैं आपको इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ। पहले मैं नहीं दे सकता था क्योंकि इसको जो यूज़ करने वाले इंस्टीट्यूशन उन्होंने इसकी फीस बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। अब ये थोड़ी सी जो है ना कम हो गई है और अच्छी खासी है मेरे ख्याल में। पहले मैं सिर्फ 10,000 रुपए भी अपने कजन को लाहौर में भेज रहा होता था कराची से, उसके एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे मोबाइल वॉलेट 100 रुपए लगते थे। जब मेरे प्लस 10,000 में भी 100 रुपए लगते थे। ये कम बता रहे हैं आप। मैं तो 10,000 के ऊपर भी 700-800 रुपए दे चुका हूँ। आप लाख रुपए पे 120 रुपए दे रहे हैं। सही। और वो नियर रियल टाइम ट्रांसफर भी हो रहा है। और अब शायद कुछ परसेंटेज पे भी है कि 2 लाख पे इतना होगा, 3 लाख पे। सही। तो मैक्सिमम जो वनलिंक कमा रहा है लाख रुपए पे कितना है? वो मैक्सिमम जो है वो 2 लाख का इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम जो है मैक्सिमम फी हमारी 200 रुपीज़ की जाती है। ठीक है। और ये उससे सिग्निफिकेंटली कम है जो इससे पहले के रिजीम में ये फ़ी थी। और आप समझे 25,000 पे तो वनलिंक का सिर्फ 1 रुपी है। एक 1 रुपी चार्ज के ऊपर आप 25,000 तक के पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक जगह से दूसरे वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप वन बिल में तो कोई चार्ज नहीं कर रहे पैसे? वन बिल में हमारे चार्जेस बिल्कुल है। वन बिल में हमारे चार्जेस हैं। ओके। उसके चार्जेस का जो टियर है वो काफी डिफरेंट है। वहाँ डिफरेंट मॉडल्स काम कर रहे हैं। तो यूटिलिटी स्टोर्स के लिए डिफरेंट है, मोबाइल टॉपअप्स के लिए डिफरेंट है, गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए डिफरेंट है। वहाँ पे रिस्क एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो उसके हिसाब से थोड़ी सी प्राइसिंग कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स का ये था कि एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सब्सिडाइज करवाया था और एक टाइम दिया था। अभी लास्ट 1.5 साल पहले हमने शायद उसको 8 रुपए से 10 रुपए कराया। तो वो आपकी इनबिल्ट बिल के अंदर कॉस्ट लेकर आते हैं। तो वो कवर हम वहां से कर रहे हो। ठीक है। तो सर बिल्कुल लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, शॉर्ट से इसका एक जवाब देगा कि पाकिस्तान कैशलेस की तरफ कब जा रहा है? कैशलेस इकोनॉमी देख रहे हैं आप, या इसमें भी बहुत टाइम है, या फिर हो नहीं पाएगा? मेरा ख्याल है कि
इट्स अ गुड ड्रीम टू हैव। अगर ये ऑब्जेक्टिव, ये मिशन या हमारा टारगेट ना हुआ तो हम मूव ही नहीं कर पाएंगे। ये विजन है तो ही हम कहीं पहुंच रहे हैं। ओके, इट्स बेटर टू हैव द विजन एटलीस्ट, लेकिन ये आसान काम नहीं है। द काइंड ऑफ mindset we are having in the population, in the masses, is very cash oriented. सही है। और उस कैश ओरिएंटेशन की वजह से हमें वहाँ तक जाने में काफ़ी रुकावटें हैं। ठीक है। आप आज भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं और उसके पास अगर आप कार्ड की पेमेंट या बोलें कि मैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपको, तो बहुत जगहों पे आज भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। और उसकी वजह है कि फिर वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। सही है। और ये रेजिस्टेंस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फैसिलिटेट कराने की जब तक हमें सपोर्ट गवर्नमेंट से लेके पब्लिक लेवल तक ना मिले, तब तक हम कैशलेस की तरफ नहीं जाएंगे। कैशलेस पे जाना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फायदे होंगे, उसके अपने चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ये ज़रूरी सफ़र है जो जारी और सारी रहना। लेकिन सर हमने जो है वो लोकल पेमेंट्स के हवाले से, लोकल जितनी भी ट्रांजेक्शंस वगैरह होती हैं उस पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट डिस्कस किए और बात भी हुई। एक चीज़ जो पॉइंट ऑफ पेन रहा है बहुत से पाकिस्तानियों के यहाँ पे रिश्तेदार हैं, वहाँ पे रिश्तेदार हैं, उनकी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल रेमिटेंसेस होती हैं, रेमिटेंसेस ना भी हो चले पेमेंट्स होती हैं। मुझे कोई पेमेंट करनी है, मुझे हर हाल में क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है। क्रेडिट कार्ड के बगैर मेरा कोई काम नहीं हो सकता। मुझे जो है वो अपने रिश्तेदारों को इंटरनेशनल पेमेंट्स भेजनी है तो बगैर किसी इंटरनेशनल गेटवे के मैं उसको भेज नहीं सकता हूँ। तो लोकल पे तो बहुत सारा काम हुआ है। आई डोंट नो कि आपका वन लिंक के ऊपर डोमेन है कि नहीं, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी डेवलपमेंट जो वन लिंक की इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के हवाले से हुई भी हो? बहुत अच्छा सवाल है। चंद साल पहले तक वन लिंक का रेमिटेंस के काम में कोई अमल दखल नहीं था। सही है। बैक इन 2019 एक कॉन्सेप्ट आया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की होम रेमिटेंसेस को इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंटली देना शुरू की। हाँ। और RDA का आपने नाम सुना होगा, रोशन डिजिटल अकाउंट्स है। तो पाकिस्तानी जो कि बाहर बैठे हुए ओवरसीज की कुछ वैल्यू होना शुरू हुई थी। बिल्कुल हुई थी। तो उनको ये फैसिलिटेट किया इस तरह से कि वो पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं डिजिटल चैनल्स के थ्रू इन फ्यू मिनट्स वो खोल सकते हैं। सही है। और फिर वहाँ पे अपनी उस जगह पे जो सऊदीया में बैठे हैं या अगर कहीं US में हैं, ठीक है, तो वो अपने रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अपने लोकल सैलरी अकाउंट से वहाँ पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नहीं, वहाँ के इंटरनेशनल अकाउंट से डायरेक्टली रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एज अ बैंक वहाँ पे ऐड हुआ होगा, जैसे अभी मुझे मीज़ान में ऐड करना है तो मीज़ान ऐड हो जाता है। अगर मीज़ान का वहाँ पे रोशन डिजिटल है तो वो वहाँ पे एज अ बैंक वहाँ पर। ठीक है। मिसाल के तौर पे हबीब बैंक जो है वो बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी है, RDA से पहले ही था। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पर तो वो दे ही रहा है। अब आपके पास एक तो ये चीज आ गई, अब फिर आप उसको पाकिस्तान में स्पेंड एज अ पाकिस्तानी अकाउंट के तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, तो एक तो ये फैसिलिटेट किया। सही। दूसरी चीज ये कराई और फिर ये सब बैंक्स ने अपना निकालना शुरू किया। आपने देखा होगा कि हमने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू कर दिया, $1 जमा हो गए, टारगेट शुरू हो गया था, इस तरह से हो गया था। अब दूसरी चीज जो थी वो बड़ी यूनिक थी और उसके लिए वन लिंक का इंतखाब हुआ और उसका नाम था सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। ठीक है। सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम जो है, जिसका SDRP भी कहा जाता है, ये एक यूनिक प्रोग्राम है और इसके लिए वन लिंक का इंतखाब बड़ा सोच समझ के किया इन लोगों ने। अच्छा। जो डिसीजन मेकर्स है, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव PRI के नाम से, ये भी हम 2019 की बात कर रहे हैं। ये बात 2009 कॉन्सेप्चुअल लेवल पर 2019 में हुआ था। ठीक है। 2021 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। ठीक है। आफ्टर आप सोचेंगे ऐसी एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च करने में भी 1.5 से 2 साल का टाइम लगा है। सही है। और उससे पहले इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सारी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो गई थी, बल्कि हम जब लाइव हुए हैं तो हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का अंदाजा हुआ, बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। दुनिया में ऐसा कोई और प्रोग्राम हमारी इत्तला के एतबार से तो नहीं चल रहा। ये करता है कि अगर कोई 25,000 रियाल सऊदीया से भेज रहा है, कोई 15,000 दिरहम दुबई से भेज रहा है, कोई डॉलर्स में अगर चंद हजार डॉलर जो है अपने पाकिस्तान में भेज रहा है, US से, कनाडा से, US से, ऑस्ट्रेलिया से, तो इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको।
मतलब इसको अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो उसमें वेस्टर्न यूनियन की तरह है कि अगर आपने उसके नहीं, ये नहीं है। वेस्टर्न यूनियन तो एक ब्रांड है, ठीक है। आप किसी भी बैंकिंग लीगल चैनल से पैसे भेजें, चाहे वो ठीक है बैंक टू बैंक हो, चाहे वो किसी एक्सचेंज कंपनी से पाकिस्तान के बैंक में हो, सही है, चाहे आपने जो नाम मैं लिया जेपी मॉर्गन से अगर बीजान बैंक में भेज रहा हूँ तो ट्रांजेक्शन हो पाएगी? बिल्कुल होगी। ओके, तो ये तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, सही है। लेकिन एक ऐप होगी SDRP के नाम से, सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के नाम से, जो आप एंड्रॉइड से भी ले सकते हैं, ठीक है, और iOS पे भी मिल जाएगी। ठीक है, आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, हर वो बैंक जो रिसीव कर रहा है बाहर की रेमिटेंस, वो वन लिंक को डेली बेसिस पे डेटा जमा कराता है। ठीक है, वो डेटा हमारे पास अब सेंट्रल डेटा की शक्ल में आ गया। ठीक है, आप सरप्राइज होंगे कि हम कितने बड़े डेटा पे बैठे हुए हैं। हमारे पास इस वक्त सारे पाकिस्तान की तमाम रेमिटेंस का सिर्फ डेटा है, पैसे हमारे पास नहीं आते। नहीं, डेटा है, वो तो बैंक के पास जा रहे हैं। ठीक है, बैंक हमें डेटा दे रहा है। उस डेटा की बेस पे अगर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको यहाँ पैसे भेजे हैं, तो वो अपनी उस मुल्क में बैठ के सोनी धरती की ऐप में जाएंगे, एक दिन बाद उनको वो ट्रांजैक्शन उनके नाम पे लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये कैसे लिंक हो रहा है? यही तो कॉम्प्लिकेशन थी जो हमने शुरू में इसको रिजॉल्व किया। और गो लाइव होने के बाद और ऐसे यूनिक केसेस प्रॉब्लम के आते रहे। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, इसका एल्गोरिथम अब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, ये पाकिस्तानी लॉजिक, पाकिस्तानी डेवलपर्स हमारे पार्टनर्स हैं, वन ऑफ आवर लीडिंग टेक्नोलॉजी हाउस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वी शुड बी फीलिंग प्राइड ऑन हैविंग दीस काइंड ऑफ पार्टनर्स इन पाकिस्तान। नाम ले सकते हैं अगर लेना है, कोई मसला नहीं है। नहीं, सिस्टम लिमिटेड है जिनके साथ ये काम हमने किया। ठीक। पाकिस्तान की ही एंटिटी है जो वनलिंक है, जिसने होस्ट किया हुआ है इसे। और अब हम इसको जो है 2 साल से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट, अब जो हम इसको चला रहे हैं 2 साल ऑलमोस्ट। तो हम उसकी लिंक की बात कर रहे थे कि पता कैसे चलेगा? इसमें ये होगा, इसमें ये होता है कि अब कोई एक आइडेंटिफायर होता है, उस आइडेंटिफायर की बेस पे या तो ऑटो अवॉर्ड हो जाता है, अगर पहले से वो डिफाइन हुआ है पैराडाइम में। कस्टमर जो है, मैंने रेमिटेंस भेजी है, मैं रेमिटर हूँ, मैं पहले से कुछ रेमिटेंस अपने नाम पे कर चुका हूँ, और उसी फील्ड्स के साथ एक नई ट्रांजैक्शन आती है तो वो ऑटो अवॉर्ड हो जाएगी मुझे। और वो मुझे रिफ्लेक्ट होगी कि ये मेरी ही की हुई ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें पासपोर्ट नंबर या तो सेम है, या अकाउंट नंबर सेम है, या CNIC वगैरह का डिटेल है। फिर कुछ अलग से चेक्स हैं, वो हो सकता है मेरे नाम पे ऑटो अवॉर्ड में ना गिरे, वो हो सकता है कि उसमें वेरिफिकेशन के एडिशनल प्रोसेसेस हों। तो हमने नाजरा की वेरिफिकेशन उसमें लाइव उसमें एक रखी हुई है कि अगर आप नादरा वेरीफाई करवा लेंगे तो वो ट्रांजैक्शन आपके नाम पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर एक उसके अलावा कुछ और कंट्रोल्स हैं। अल्टीमेटली अगर सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटिक फेल होते हैं तो मैनुअल रिकंसिलेशन के जरिए भी फिर ट्रांजैक्शन उस बंदे के नाम पे आ जाएगी। आसान सा सॉल्यूशन ये नहीं था कि आप जो है वो अकाउंट्स लिंक कर देते? नहीं, इसलिए नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे कि बंदा अपने अकाउंट में सिर्फ नहीं भेजता पैसे, बंदा किसी और के अकाउंट में भी पैसे भेजता है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। आपने अकाउंट वेरीफाई करवा दिया, अकाउंट ओपन हो गए, एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आपने अकाउंट सारे वो कर लिए। लेट्स अगर कोई मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होती, तो मैन्युअली वो जाहिर सी बात है एक जो रेमिटेंसेस की जो है वो आईडी होगी, वो आईडी अपनी डाले, सिस्टम जो है वो उसको रेक्टिफाई करे कि ये जो है वो सही है कि गलत है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके पॉइंट्स देते उसको। इतना आसान नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हम ATM की ट्रांजेक्शंस फैसिलिटेट कर लेते हैं ना, तो दैट रन ऑन अ वेरी स्पेसिफिक डेटा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। मैसेज फॉर्मेट और डेटा फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, IBFT के लिए भी, ATM के लिए भी, बिल पेमेंट्स के लिए भी। अब आप सऊदीया से जब आप पैसे भेजते हैं ना, तो वहां पे जो एक्सचेंज कंपनी या बैंक भेज रहा है वो आपके वालिद का नाम पहले लिखता है, आपका नाम बाद में लिखता है। सही है। कहीं पे आपका अकामा नंबर सिर्फ होता है, नाम होता ही नहीं। अच्छा, कहीं पे जो है वो सिर्फ सरनेम लिखा है। डिफरेंट आपके पास मुल्कों के अंदर ही इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रख ही नहीं सकते। सही। तो ये एक चैलेंज था। असल चीज जो है वो सुने आप, असल चीज ये है कि आपने जो रेमिटेंस भेजी है, सही है, उस रेमिटेंस को भेजने के बाद आपके नाम पे वो रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, आपको उस $10,000 तक आप ग्रीन कस्टमर हैं, 10,000 से $50,000 तक आप गोल्ड कस्टमर हैं, सही है, 50,000 से
50,000 तक आप प्लैटिनम कस्टमर हैं, 50,000 प्लस पे अब रिसेंटली हमने डायमंड कैटेगरी भी लॉन्च की है। तो 4 तरह के कस्टमर्स हैं। आपको 7 पब्लिक सेक्टर एवेन्यूज में इन पॉइंट्स को रिडीम करने का सहूलत हासिल है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर पॉइंट्स जमा हो गए हैं तो आप उनसे उन पॉइंट्स की वजह से PIA का टिकट फ्री में ख़रीद सकते हैं। आप अपने पासपोर्ट्स को बैरून मुल्क रहते हुए जो है उसको रिन्यू करा सकते हैं। सही है। अगर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एम्बेसी स्कूल्स बहुत सारे मुल्कों में हैं, अगर आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीस आप उसके ज़रिए दे सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में आपके कुछ घर वाले हैं तो आप वो पॉइंट्स उनको दे दें तो वो यूटिलिटी स्टोर से जाके ग्रोसरी खरीद सकते हैं। तो ये पॉइंट किसको मिलेगा, सेंडर को या रिसीवर को? सेंडर को मिलेगा। सेंडर चाहे तो बेनिफिशियरी डिक्लेयर करके अपने पॉइंट्स शेयर कर ले अपने भाई बहन वालिदा वालिद किसी के भी साथ। और ये पॉइंट्स का अगर पॉइंट्स के अगेंस्ट जो आपको पेमेंट करनी पड़ी है, आपके जो ऑथराइज आपके, उनको पेमेंट कौन कर रहा है? वो उनको पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू कर रही है। अच्छा, मतलब अगर PIA का टिकट लेट से अगर PIA का टिकट 40,000 का टिकट है तो 40,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PIA को पे करेगी। PIA को पे कर रही है। अच्छा, अब ये क्या है? ये है उस ट्रस्ट को रिटेन करने का एक तरीका कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हजरात यहाँ पे रेमिटेंस को ज्यादा से ज्यादा फ्लो करें। तो खान साहब का पीछे प्लान ये था कि हवाला हुंडी को खत्म करना है इसके थ्रू, और उनके जाने के बाद इस बाकी आने वाली गवर्नमेंट्स का भी यही रहा। जैसे डायमंड स्कीम को उनके बाद वाली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब इस मौजूदा सेटअप ने इसको एक नई चीज के तौर पे लिया है कि लकी ड्रॉ स्कीम हम करीब लॉन्च करने वाले हैं। सही है। आपका जो सवाल था वो कि इसके अलावा क्या हम करने जा रहे हैं होम रेमिटेंस के इनिशिएटिव पे, तो हमारे सामने 2 चैलेंजेस हैं। एक तो वो रेमिटेंस जो बाहर बैठा हुआ आदमी, खुद भी मैं 9.5 साल बाहर रहा हूँ, गल्फ में ही रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से भी अंदाजा है कि वहाँ पर भी आपको लाइन में लगना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको जो है वो कैश इन हैंड लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। कि जो मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ बहुत सारे ब्लू कॉलर तबके को खास तौर पे, कि वो कितनी मुश्किल से उसके लिए वो 5,000 रियाल भेजना कितना क्रिटिकल है। सही। और शायद किसी के लिए जो है 50,000 रियाल भेजना इतना क्रिटिकल ना हो। ठीक है। तो वो ये सब कुछ देखा गया है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि वहाँ से बैठ के देना इंस्टेंट हो सके, और दूसरा चैलेंज है यहाँ रहने वाले फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और हमारे इंटरेक्शन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पैफला के साथ भी काफ़ी क्लोज होती जा रही है। और ये दोनों यूज़ केसेस बहुत सिग्निफिकेंट हैं कि यहाँ बैठा हुआ लड़का 14 साल का, 18 साल का, 24 साल का, या जिस भी ईयर का हो, वो यहाँ बैठ के जो सर्विस दे के $100, $500, $1,000 एक सर्विस के अगेंस्ट में जो ले रहा है, तो उसको मिलने में यहाँ तक मैंने देखा है कि महीने से ज़्यादा भी लग जाता है। और जो दूसरे कॉम्पिटिटर दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, इंडिया में, फिलीपींस में और क्यूबा में या दूसरे और जगहों पे, वहाँ से जो है वो बहुत इंस्टेंटली पेमेंट उनको जो है आराम से मिल जाती है। तो वी आर वर्किंग कि हम इन दोनों चीज़ों का सद्देबाब करें। जो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी यहाँ भेज रहा है उसको चीप सर्विस फी मिले, और वो इंस्टेंट पेमेंट यहाँ रिसीव हो, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो, जैसे हम IBFT करते हैं वैसे अगर पॉसिबल हो। बट we have recently come into this venture. It might take a little time, but we want a very solid proposition. और दूसरा है वो फ्रीलांसर जो यहाँ से बैठ के पैसे कमा रहा है और उसको पैसे मिलने में मुश्किल होती है, तो उसने अनफॉर्चुनेटली फिर अपने पैसे के फ्लो के लिए बाहर वर्चुअल अकाउंट्स खोले होते हैं या रिश्तेदारों का नेटवर्क यूज कर रहा होता है, और उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करा के फिर जो है वो पैसे दे रहे होते हैं। तो वनलिंक इज वेरी कीन के इस पाकिस्तानियत के पैशन को जो है वो इस यूज़ केस में भी हम इंडल्ज कर सकें, और पाकिस्तानियों की पेपाक को इंटरनेशनल लेके जाने का कुछ है आइडिया? जैसे ये कोबैज होता है तो आप समझ लें पेपाक इंटरनेशनल वैसे भी हो पेपैल का कोई अल्टरनेटिव जो इसमें आ सके, वो वी आर वर्किंग ऑन इट। इट्स बेटर के अभी हम सर हमारे पास एक एडिटर साहब का फरमाइशी सवाल है, उसके ज़रा आप इसको थोड़ा निगाह मारें कि ये पेमेंट रिवर्सल जो है, जैसे इंटरनेशनल आपको एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, गेटवेज यूज़ करते हैं, उस पर पेमेंट रिवर्सल का ऑप्शन होता है। हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है अगर गलती से अकाउंट जो है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाए, किसी की IBFT गलत नंबर पे चली गई, किसी भी XY रीजन की वजह से, गाँव देहात में तो रोज़ की कहानी है,
तो उस पर फिर स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार फ़ोन आ जाता है, यार मैंने गलती से आपके अकाउंट में ना 10,000 रुपये भिजवा दिए और आप जो है ना आपके मोबाइल पे भी OTP आएगा, आप प्लीज़ वो बता दो और वो हो जाए। तो पेमेंट रिवर्सल का कोई आसान सा ऑप्शन है या ये सिर्फ ये बता सकता हूँ कि IBFT में ये थोड़ा सा मुश्किल है कि पेमेंट रिवर्सल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास ये कंप्लेन आती ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह बता दूं, क्योंकि जब आप IBFT करते हैं तो टाइटल फैच हो जाता है। टाइटल फैच से पता चल जाता है कि जिसको नाम उसी का है जिसको मैं पैसे देना चाह रहा हूँ। अगर वो नाम नहीं होता तो आमतौर पे बंदा आगे जाता ही नहीं, प्रोसीड करता ही नहीं, वो कॉल करके पूछ लेता है कि क्या ये अकाउंट सही था या नहीं था। सही है। तो आमतौर पे इंस्टेंट पेमेंट्स में ये मसला ज़्यादा होता है और फॉर्चुनेटली हम उस काम में अभी नहीं है। अच्छा, इजी पैसा, जैज कैश जैसे कोई भी माइक्रो फाइनेंसिंग या डिजिटल पेमेंट वो इसमें नहीं है। IBFT के अगर सर्विस यूज कर रहे हैं तो टाइटल फैच तो लाजमी होना है, लाजमी होना है, तो नाम तो आएगा ही आएगा। सही है, सही है। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा जो एडिटर साहब का सवाल था पेमेंट रिवर्सल का, तो उसमें जो हमारी शुरू में बात हो रही थी एस्क्रो की सर्विस अगर यहाँ आ जाएगी, थोड़ा सा उससे भी फैसिलिटेशन हो जाएगी और इंस्टेंट पेमेंट के अंदर जो है वो आसानी है। हमारे पास जो है वो डिस्प्यूट्स की रिजोल्यूशन का अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल हो जाए तो आई एम श्योर ये पेन अगर है तो वो रिजॉल्व वहाँ ऐसे ही हो पाएगा इंशाल्लाह। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है वनलिंक के बारे में, रास्ट के बारे में और IBFT के बारे में, पेपैक के बारे में काफ़ी कुछ हमने सीखने को मिला। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद पता भी ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और जो है वो आप हम होप कि आपको अब समझ आ गया होगा वनलिंक करता क्या है, बैंक का नेटवर्क किस तरह की चल रहा होता है, ATM में जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से उसके पीछे पूरी मैकेनिज्म क्या होती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आम इंसान के लिए, आम आवाम के लिए समझना। उसका थॉट प्रोसेस पीछे ये होता है कि आपको उन चीज़ों से बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। आपको अंदाज़ा होता है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर है, आपके जहन से खदशात जो है वो दूर हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।